हेलो दोस्तों। तो आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। ये वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है और आज अभी से अपनी तैयारियों में लग जाइए। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पत्र मैंने बना के लाया है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा पहला प्रश्न पत्र है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है, विद्यालय होता है कि प्रधानाचार्य होता है। तो मूल्यांकन जो हम करते हैं स्कूलों में तो उसको किसको केंद्र मान के करते हैं, तो विद्यार्थी को करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। ठीक है, यही होता है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इस पे सही टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि मूल्यांकन मापन से अलग कैसे, जो मूल्यांकन होता है वो मापन से अलग है कैसे, इसका रीजन बताना। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया की वजह से क्या है, अलग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत किससे, तो मापन हम कैसे करते हैं, विज्ञान से करते नहीं, सामाजिक विज्ञान से करते नहीं, अर्थशास्त्र से करते नहीं है, तो हम करते किससे, तो गणित से। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली का विशेषता नहीं है, तो जटिलता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसका जो परिभाषा जो जिन्होंने दिया था उनका नाम है गुड तथा हेड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, कौन करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मापन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर किसने दिया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अवलोकन तकनीकी। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, शोध का अंतिम चरण क्या होता है, तो निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष जो आप निकालते हैं, ठीक है, सभी कुछ करने के बाद हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो नैदानिक उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है इसमें, तो एनसीसी हो गया, स्काउटिंग हो गया, रेड क्रॉस संस्था हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, तो स्टीफन एस्कोर है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने तो कौन सी अनुसंधान किया जाता है, तो इसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, तो सन 2009 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या है, तो मापन है भाई, मापन किए आपने तभी तो पता चला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, तो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो उनकी जो पुस्तक थी वह थी इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। ठीक है, ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं
कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको पड़ती है, ये आपको बताना है। तो जो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता है वह सभी को पड़ती है, चाहे वो छात्र हों या फिर शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों या फिर समाज हो या फिर, तो जहाँ सभी होगा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। तो सतत मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, तो सत्र प्रारंभ से सतत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य कहलाता है। तो ये अति लघुत्तरी में भी आएगा तो ऐसे लिख देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, बांटा जाता है, तो अभी अभी आपने किया 6 वर्गों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मूल्य को आंकना ये उनके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा परिकल्पना या फिर उपकल्पना। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है, तो स्मृति मतलब याद करने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न नहीं है, मतलब कौन MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वह भाई लिखना पड़ता उसमें। बाकी तो आप बहुविकल्पी प्रश्न एक शब्द का होता है, एकांतर पे हो गया, मिलान पद हो गया। ठीक है, लेकिन ये लंबा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा हमारे NCERT द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो जो शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं वो बालक भी होता है, समाज भी होता है, विषय वस्तु भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग अनुप्रयोग नहीं है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त करना क्या कहलाएगा, तो अभी अभी आपने क्वेश्चन इस तरह किया, मापन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है, तो कठोरता विशेषता नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो ये आपको बताना है, तो संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है, संज्ञानात्मक सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा SS स्टीवेंस। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है, तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। मूल्यांकन अनुरूप है, किसका अनुरूप है, तो मूल्यांकन जो है वो विधि का अनुरूप है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने का एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विश्वसनीयता। एक ही बार परिणाम अच्छा आए, मतलब बार बार वही परिणाम मिलता है, तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, व्यवहारिकता भी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शोध कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन का पक्ष
मूल्यांकन का पक्ष है कौन है इसमें, तो संज्ञानात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, कौशलात्मक पक्ष है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया जो है वह ब्लूप्रिंट कहलाती है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं कैसे होने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी भी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 6 चरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती हैं, परिकल्पना के बारे में आपको बताना है, तो परिकल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। नवाचार क्या है, ये अति लघु उत्तरी में भी आता है और दीर्घ उत्तरी में भी और MCQ में भी आता है। तो नवाचार क्या है, तो शिक्षा, तो क्या है ये, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो हम शिक्षा में जो जो परिवर्तन नित्य करते हैं वही क्या है, नवाचार है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, तो न्याय दर्श कहलाता है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। शून्य परिकल्पना संबंधित है, शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है, तो ये निर्देश रहित परिकल्पना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या है, तो क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या चुनने का कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्याय दर्श का संबंध है, तो न्याय दर्श का संबंध क्रियात्मक शोध से है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है सैंपल या नमूना तैयार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष आता है किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा ज्ञान के अंतर्गत, बोध के, व्यवहारिकता, मूल्यांकन और ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।